के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया और इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस आयोजन को लेकर, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है, जो कि बेहद अद्भुत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके आगे एक और बात कही कि आने वाले 8 सालों में भारत देश का सबसे बड़ा ड्रोन हब बन जाएगा। लेकिन एक और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, जिसके बाद कई लोगों की सांसें थम गई। मोदी ने कहा, तब मुझे किसी भी सरकारी कामों की गतिविधियों को देखना पड़ता है तो मैं ड्रोन भेज देता हूं, किसी को पता भी नहीं लगता, मैंने सारी जानकारी ले ली है। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में तकनीक को समस्या का हिस्सा समझा गया, उसको गरीब विरोध साबित करने की कोशिश हुई। इस वजह से 2014 में सबसे पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का माहौल रहा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, वंचितों, मिडिल क्लास के लोगों को हुआ। मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी। अब यही तकनीक लाखों किसानों की मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग को दर्शाता है। ये भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज देश का किसान तकनीक के साथ कहीं ज्यादा सहज है, उससे से ज्यादा अपना रहा है। ड्रोन तकनीक हमारे कृषि सेक्टर को अब दूसरे स्तर पर ले जाने वाली है। स्मार्ट तकनीक आधारित ड्रोन इसमें बहुत काम आ सकते हैं। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए आविष्कार एलिट क्लास के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी का सबसे पहले जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी तरफ से ड्रोन पर लगाई गई सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। और आपको बता दें, ये ड्रोन आयोजन का कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा, जिसमें सभी निजी और सरकारी कंपनियां हिस्सा लेंगी। यासिन मलिक एक ऐसा अलगाववादी नेता जिसने राजद्रोह की हर हदें पार कर दी हैं। ठीक ऐसे ही मामले में 25 मई को उसे टेरर फंडिंग के चलते उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं है। यासिन मलिक के खिलाफ ऐसे ही कई और मामले चल रहे हैं। इससे ही पहले 30 साल पहले हुए घटनाक्रम को लेकर भी अब रुबैया सईद, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी हैं, उन्हें समन किया गया है। दरअसल इसी यासिन मलिक ने रुबैया सईद का भी अपहरण किया था और इस वक्त अब टाडा कोर्ट ने उनको समन करके भेजा है ताकि वो पूछताछ में गवाह बन सकें। इसी के साथ ही गौर देने वाली बात है कि रुबैया सईद की जो बहन है मुफ्ती सईद, वो अभी भी पाकिस्तान का राग अलापना नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कि यासिन मलिक की गिरफ्तारी पर भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के विरोधी बातें कही थी। उन्होंने बीजेपी के बारे में काफी मुखालफत की, तो वहीं पे देश विरोधी बातें भी कहती हुई दिखाई दी थी। अब देखना यह है कि यासिन मलिक पर और कितने शिकंजे कसते हैं। राजस्थान की सीमा से सटे लुहारू विधानसभा क्षेत्र के भैल गांव में खड़े हैं और यहाँ पर जो बीआरसी शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर जो किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जनता टीवी जो प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पर किसान अवार्ड भी रखे गए हैं और प्रदेश भर के किसान इसमें हिस्सा लेंगे और यहाँ पर जोरों पर तैयारियाँ चल रही। हम दिखाना चाहेंगे अलग अलग तरीके से कि यहाँ पर कल शाम को ये कार्यक्रम होगा। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री पहुँचेंगे और यहाँ पर प्रदेश भर के किसान पहुँचेंगे और किसानों को सम्मानित, अलग अलग उत्कृष्ट मामलों में उनको सम्मानित किया जाएगा। और जनता टीवी ने ये पहल शुरू की है, इस रूरल एरिया से एक बहुत बड़ी मुहिम है ताकि किसानों के एक दूसरे से सीखकर किसान आगे बढ़े और सरकार का भी लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी करने का। तो जनता टीवी की प्रस्तुति की लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचने की उम्मीद है और ये भव्य कार्यक्रम जनता टीवी के माध्यम से किया जा रहा है और यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने 4 साल की कैद और 50 लाख के जुर्माने की सजा सुना दी है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया गया था। वीरवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे दिल्ली की इस अदालत ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस 50 लाख के जुर्माने में से 5 लाख का जुर्माना सीबीआई को देना होगा। अगर ओम प्रकाश चौटाला जुर्माना भरने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी जेल को 6 महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के वकील का कहना है कि शनिवार और रविवार के दिन हाईकोर्ट बंद रहेगा, ऐसे में वो सोमवार के दिन जमानत की अपील करेंगे। ये बता दें कि अगर ओम प्रकाश चौटाला को 3 साल से कम की सजा होती तो राउज एवेन्यू कोर्ट से ही वो जमानत याचिका वहां पर दायर कर सकते थे और जमानत पा सकते थे। लेकिन क्योंकि इस मामले में 4 साल की सजा हुई है, ऐसे में अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा और फिलहाल 2 दिन की छुट्टियों की वजह से ओम प्रकाश चौटाला को अभी
जेल जाना पड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे का भी कहना है कि वो हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे और वहां पर दलील रखेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला का जो स्वास्थ्य है वो खराब है और साथ ही साथ उनकी विकलांगता भी 90% तक है। ऐसे में वो अकेले जेल में नहीं रह सकते। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट का रुख करने के बाद क्या हाई कोर्ट से ओम प्रकाश चौटाला को कोई राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला को राउज एवेन्यू कोर्ट से सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को घेरा और कई प्रश्न पूछ डाले। उन्होंने ABC के तहत 3 प्रश्न पूछे और साथ में आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार प्रदेश का खजाना जो है उसको लुटाने में लगी हुई है। महा क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से लोगों को पागल बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसकी सरकार थी जिसके समय पेपर लीक मामला हुआ। B, वो किसकी सरकार थी जिसने 2020 में पेपर लीक घोटाला किया। वो किसकी सरकार थी JOE पेपर लीक मामला हुआ। तो उन्होंने 3 प्रश्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार से पूछे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे क्विज कॉन्टेस्ट करवा लें, चाहे उसके 8 राउंड करवा लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर BJP सरकार हो, ये मुड़ के वापस नहीं लौटने वाली है सत्ता में। 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली पर बोले शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जो कारगुजारी रही है, जिस प्रकार से उनके द्वारा जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। चाहे दिल्ली की बात हो तो दिल्ली में भी कुछ खास बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार से पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनी और जो जनता से वायदे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। तो इस प्रकार से जो इनकी रैली है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और ना ही जो है अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी का, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर कोई वजूद है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पंजाब में हाल ही में उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया और उसे गिरफ्तार किया, वो एक प्रकार से जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं और एक ईमानदारी की मिसाल पेश करना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पंजाब के अंदर जो किया गया है उन्हें ऐसा लगता है कि केवल और केवल दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि जनता के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे होने पर जो सवाल उठाए गए उन पर भी जवाब देते हुए कहा कि रणदीप सुरजेवाला केवल और केवल इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो कांग्रेस के कार्यकाल को देखें कि उस समय अगर महंगाई की अगर वो बात करते हैं तो महंगाई की दर जो है सामान्य परिस्थितियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज की बात करें तो कोरोना और असामान्य जो परिस्थितियां थी या यूक्रेन रूस का जो युद्ध था उसकी जगह से जो असामान्य परिस्थितियां आई उसके बाद भी जो है अर्थव्यवस्था को संभालने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, रेलवे की बात हो या मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो, इन सभी के अंदर जो है कांग्रेस से 4 गुना काम मोदी सरकार में हुए हैं। फतेहाबाद में आज नगर परिषद द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जब नगर परिषद की टीम हंस मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंची तो नगर परिषद के कर्मचारियों व रेहड़ी संचालकों के बीच में विवाद हो गया। गुस्साए रेहड़ी संचालकों ने फल व सब्जियों से भरी रेहड़ी उल्टा दी। वहीं रेहड़ी संचालकों का आरोप है कि नगर परिषद के कर्मचारी उनसे 700 रुपये महीना मंथली लेते हैं और अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। जब रेहड़ी संचालकों ने 1000 रुपये मंथली देने से मना किया तो आज नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। जब इस मामले में नगर परिषद के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि आज नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है क्योंकि रेहड़ी संचालकों द्वारा सड़कों पर कब्जा किया गया है और इसे हटाने के लिए आज अभियान चलाया गया था। रेहड़ी संचालक जो आरोप उन पर लगा रहे हैं वो निराधार है। बता दें इससे पूर्व भी एक रेहड़ी संचालक ने फलों से भरी अपनी रेहड़ी को नगर परिषद के गेट पर उल्टा दिया था और धरना शुरू कर दिया था। उसका भी आरोप यही था कि नगर परिषद के कर्मचारी उनसे मंथली ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से नगर परिषद के कर्मचारियों पर आरोप लग रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मिड डे मील वर्कर्स का वेतन एकदम से दोगुना किए जाने से इनमें खुशी का माहौल है और मिड डे मील वर्कर्स ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया है। उल्लेखनीय है कि स्कूलों में मिड डे मील वर्कर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इनका वेतन बहुत ही कम होने की वजह से इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में मिड डे मील वर्कर का कहना है कि वे कई वर्षों से स्कूलों में मिड डे मील वर्कर का काम कर रहे हैं, परंतु उनका वेतन कम होने की वजह से उनके घर का खर्च भी ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। अब वर्तमान सरकार ने उनका वेतन 3500 से बढ़ाकर सीधा 7000 रुपये कर दिया है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियां कम होंगी
और उनका घर का गुजारा भी ठीक प्रकार से चल पाएगा। मिड डे मील वर्कर का कहना है कि वे सरकार का इस कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं और सरकार से मिड डे मील वर्कर का वर्दी भत्ता भी बढ़ाने की अपील करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आगे भी सरकार उनके हितों का ध्यान रखती रहेगी और उनके हित में फैसले लेती रहेगी। रतिया में नवनियुक्त एसडीएम वीरेंद्र कुमार ने शहर के कई दफ्तरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बीडीपीओ कार्यालय, बिजली विभाग, नगर पालिका, सदर पुलिस थाना में जाकर निरीक्षण किया और दस्तावेज भी खंगाले। वहीं उन्होंने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि लेट लतीफ़ी किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी और लापरवाही कर्मचारी बिल्कुल भी ना करें। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विकास कार्यों का जायजा भी लिया और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। एसडीएम के इस निरीक्षण को लेकर कर्मचारियों में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ था। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज भिवानी में कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया व धरना दिया। उनका कहना था कि सरकार से काफ़ी बार मांगे मनवाने के लिए वो लोग अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। उनका कहना था कि बिहार के बेगूसराय में एक बैठक भी की गई थी, जिसके अंदर उन लोगों ने चिंतन किया था और कहा था कि 27 मई यानी कि आज के दिन पूरे प्रदेश भर के अंदर हर जिला स्तर के अंदर कर्मचारी एक दिन का धरना देंगे। इसी संदर्भ में आज ये धरना दिया गया। उनका कहना था कि कौशल रोजगार निगम जो है उसके तहत जो है कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, जो कि काफ़ी गलत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है विभिन्न विभागों का भी निजीकरण कर रही है, वो भी काफ़ी गलत है। उनका कहना था कि सरकार जो है पेंशन भी, पुरानी पेंशन लागू करे, इस बात को लेकर के भी उन्होंने आज अपनी मांग रखी। उनका कहना था कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो फिर से एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक के बाद जो निर्णय होगा भिवानी की इकाई उसी संदर्भ में कार्य करेगी। फरीदाबाद में बीपीटीपी थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने सेक्टर 30 पुलिस लाइन में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर जब लोगों को पता लगा तो पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेक्टर 30 पुलिस लाइन से शव को फंदे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल पहुंचा। बादशाह खान अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बीपीटीपी थाने में जब स्थानीय पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई तो पुलिस का कहना है कि तिलक राज मृतक जो है वो मानसिक परेशानी से ग्रस्त चल रहा था, जिसकी वजह से उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टि कार्रवाई में यह बात कह रही है, लेकिन आखिर किस वजह से तिलक राज ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, इसको लेकर अभी पुलिस सघन तौर पर जांच कर रही है। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव परिजनों को सौंपकर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। नगरपालिका के चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे प्रशासन जो है वो तैयारी में जुट रही है। आने वाली 19 तारीख को नरचौरी नगरपालिका के अंदर मतदान होना है। जो यहाँ से नियुक्त आरओ हैं सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने इसी के तहत आज जो है सभी बूथ का जायजा लिया है कि कहाँ पर किस तरह से वोटिंग होगी। अगर किसी बूथ को चेंज किया जाए तो कहाँ से कैसे किया जा सकता है। आपको बता दें, आने वाली 19 तारीख को वोटिंग होगी और 22 तारीख को परिणाम आएंगे। शहर की अगर बात करें तो यहाँ 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड से जो है लगभग 10,131 मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे और 13 ही पार्षद चुन करते हैं वो नई एक छोटी सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कसी हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह तड़के अवंतीपुरा और श्रीनगर में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों के और आतंकियों के बीच में, जिसमें 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर बात करें तो 10 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और इसी के बीच में जो अभिनेता अमरीन भट्ट थी, जिसको घर पे बाहर बुलाकर जिसको गोली मारकर जिसकी आतंकियों ने हत्या कर दी थी, उन दोनों आतंकियों को भी आज सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लगातार कश्मीर घाटी के अंदर आतंकी अपनी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं और सीमा के उस पार भी 200 से 300 आतंकी बैठे हुए हैं जो इस ओर घुसपैठ करने के प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के पीछे अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों का कहना है कि पाकिस्तान का हाथ जो है वो नज़र आता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो आतंकियों से करवाए जा रहे हैं और आतंकियों पर भी एक दबाव डाला जा रहा है कि वह कश्मीर घाटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दी जो है
वो फैलाएं। कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार मुठभेड़ें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, तो उसके बाद जो आईजी कश्मीर है उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि कश्मीर घाटी में जितने भी आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। सुरक्षा बलों की तरफ से ये बातें जो हैं वो कही गई हैं और सुरक्षा बलों ने साफ तौर पे कहा है कि आतंकियों का सफाया कश्मीर घाटी में किया जाएगा। बहरहाल जो भी है, आज सुबह जो 2 अलग अलग जगहों पे आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसमें 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और मारे गए चारों आतंकी लश्कर तोयबा के बताए जा रहे हैं और चारों आतंकियों से भारी मात्रा में असला बारूद भी बरामद किया गया है। एनसीबी ने जो है वो चार्जशीट फाइल कर दी है। आर्यन खान जो थे 28 दिनों तक का मुंबई के अक्सर रोड जेल के अंदर उन्होंने अपनी रातें गुजारी और एनसीबी ने कहीं ना कहीं ड्रग्स के मामले के अंदर उनकी गिरफ्तारी करी थी। उनके साथ और भी लोगों की गिरफ्तारी भी थी, लेकिन आज एनसीबी की जो चार्जशीट फाइल भी है उसके अंदर कहीं ना कहीं आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई। और अगर ये भी बताता चलूं कि आर्यन खान के केस के अंदर जो एनसीबी के अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया था और इसी वजह से समीर वानखेड़े का जो है वो भी ट्रांसफर कहीं ना कहीं एनसीबी से कर दिया गया था। इसको लेकर लगातार जो मुद्दे हैं जो एनसीबी के चीफ है नवाब मलिक वो उठा रहे थे और कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि जो एनसीबी ने आर्यन खान को जो नारकोटिक्स के केस के अंदर गिरफ्तार किया है वो कहीं ना कहीं फर्जी केस है, जिसको लेके एनसीबी की तरफ से लगातार नवाब मलिक जो है एनसीबी के ऊपर आरोप लगा रहे थे और आज कहीं ना कहीं वो आरोप जो है सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आर्यन खान को कहीं ना कहीं एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है चार्जशीट के अंदर और लगातार 28 दिनों के जेल में रहने के बाद आज कहीं ना कहीं शाहरुख खान को राहत की सांस जरूर मिलेगी। और तमाम तरीके के जो लोग थे और तमाम हमने देखा कि इसके पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के अंदर सीबीआई के पास भी केस दिया गया था। उसके बाद ये एनसीबी का जो केस था नवाब मलिक ने साफ तौर पे ये कहना था कि एनसीबी जो है वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से लोगों के ऊपर केस बना रही है, जिसको लेके नवाब मलिक ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं जो एनसीबी के जो अधिकारी थे जिसकी गांठ उनके ऊपर भी गिरती हुई नजर आ रही थी। अब इसके बाद कहीं ना कहीं अगर ये भी सूत्र बता रहे हैं कि आज हो सकता है जो एनसीबी के चीफ थे समीर वानखेड़े उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं गांठ गिरती हुई नजर आ सकती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं शाहरुख खान को राहत की सांस जरूर मिलेगी, क्योंकि शाहरुख खान के जो लड़के थे आर्यन खान उनको कहीं ना कहीं एनसीबी ने आज क्लीन चिट दे दी गई। हिमाचल पथ परिवहन डिपो के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश नंबर की एक निजी वॉल्वो बस को हमीरपुर बस अड्डे पर आधी रात को अवैध ट्रांसपोर्ट कार्य के आरोप में पकड़ा है। बताया जा रहा है यह हमीरपुर के भाजपा के एक नेता की रहनुमाई से यह बस चल रही है और यह बस रोजाना जोगिंदर नगर से हमीरपुर होते हुए दिल्ली पहुंचती है। परिवहन विभाग को जब इसके बारे में लिखित सूचना दी गई थी तो बीते रोज देर रात को परिवहन विभाग द्वारा इस बस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। चीन से निकले कोरोना वायरस ने 2.5 साल के बाद भी आफत मचा रखी है। वहीं WHO के मुताबिक बीते हफ्ते दुनिया भर में 37 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं 9,000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन WHO का ये भी कहना है कि जनवरी में पीक से मामलों में गिरावट देखी गई है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी कमी हुई है। वहीं ताजे डेटा की बात करें तो भारत में बीते 24 घंटों में 2,710 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वहीं 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 2 रीजन अमेरिका और वेस्टर्न पैसिफिक में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में मौतों की संख्या 30% बढ़ी है। ऐसे में बाकी सभी जगह कोरोना का संक्रमण या तो स्थिर है या फिर मामलों में कमी आ रही है। राजधानी दिल्ली समेत राजधानी मुंबई में कोविड मरीजों का ग्राफ चिंता का सबब बना हुआ है और बीते दिन दिल्ली में कोरोना के 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमण दर घटकर 1.89% हो गई है। वहीं मुंबई में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का ग्राफ उछल रहा है। 26 मई को महाराष्ट्र में 500 और मुंबई में 350 कोविड केस मिले, जिसके चलते सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है। सरकार का कहना है कि अगर इसी हफ्ते ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो पाबंदियां लगानी होंगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो बीते 24 घंटे में यहां पर 282 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि यहां पर एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इसलिए उम्मीद भी यही करते हैं कि आने वाले दिनों में देश ही नहीं पूरी दुनिया से कोरोना मुक्त हो जाए। 25 मई या उससे
दस्तक दे सकता है। गुरुवार को मानसून मालदीव, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है। केरल से केवल मानसून अब 100 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में मानसून केरल की ओर बढ़ने और लक्षद्वीप तक पहुंचने की उम्मीद है। विभाग ने पहले ही कहा था कि मानसून 27 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। वहीं अब मौसम विभाग का कहना है कि 31 मई या उससे पहले मानसून दस्तक दे सकता है। बदलती स्थिति और मानसून की धमाकेदार दस्तक की संभावनाएं कम जताई जा रही हैं। केरल में मानसून जल्द आने से मध्य पूर्वी भारत में प्री मानसून बारिश की आशंका भी है। केरल में मानसून जल्दी आने से मध्य और पूर्वी भारत में प्री बारिश की आशाएं जताई जा रही थी, जो कि नहीं हुई। मौसम विभाग की माने तो इस बार बारिश ज्यादा दिनों तक नहीं होगी। पहले बारिश 50-60 दिन तक होती थी, अब केवल 35 से 40 दिन तक ही होगी, क्योंकि अब दिन में ही ज्यादा बारिश हो जाती है। वहीं जून में पहले 10 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में भी ज्यादा बारिश होगी। आने वाले 5 दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो पिछले दिनों हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है।